हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों आज फिर से आपके बीच हिंदी का चैप्टर नंबर 2 का जो है दोस्तों नाम है 20 के दांत, उसका जो है दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों अगर पिछले वाले वीडियो जो आपको 20 के दांत और उस लेखक परिचय के बारे में बताएं उसमें और सारांश के बारे में बताएं दोस्तों, अगर नहीं देखे हैं तो जाके दोस्तों देख ले, प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज जानेंगे 20 के दांत के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक ही वीडियो में दोस्तों पूरा आपको जो है क्वेश्चन आंसर कराएंगे दोस्तों। सारे क्वेश्चन आंसर महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो दोस्तों जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, अंत तक देखिए दोस्तों इस वीडियो को और पूरी गहराई के साथ आज बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं शानदार वीडियो को शानदार तरीके से। दोस्तों पहला क्वेश्चन जो दोस्तों वो है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण किए जा रहे लिंग लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर लिखा है दोस्तों, सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था। दोस्तों लिंग के आधार पर भेदभाव यानी लड़का को अलग नियम था और सेन साहब घर में, और लड़की के लिए अलग नियम, लड़का के लिए अलग नियम और लड़की के अलग नियम, यही भेदभाव सेन साहब घर में किए जा रहे थे। उन लड़कियों के लिए पढ़ने लिखने एवं हंसने के लिए अलग नियम बनाए थे, जबकि छोटे कासू बेटे के लिए अलग नियम सेन साहब बनाए थे। ये लिंग भेद आधार पर सेन साहब के घरों में जो लिंग भेद होता है यही बेटी और बेटा के आधार पर होता है दोस्तों। तो दोस्तों आप इसको समझ चुके हैं दोस्तों। फिर से हम कहना चाहेंगे, अगर आप सारांश वाले वीडियो और दोस्तों लेखक परिचय जो बताए हैं पिछले वीडियो में दोस्तों, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों जाके ज़रूर देखें, पूरी गहराई के साथ आपको बताया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको आप समझ चुके होंगे कि सेन साहब के परिवार में लिंग भेद एक बच्चों पर होता था। जो लड़की के लिए 5 लड़की थी सेन साहब को, और एक लड़का था, इकलौता था लड़का दोस्तों जो जिसका नाम कासू होता है, और 5 लड़की के नाम भी आपको बताए गए हैं उसमें दोस्तों। तो यही लिंग भेद होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप सही तरीके से समझ चुके होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आप इसको सिंपल ले लीजिए दोस्तों। उसके बाद आज जानेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, उसके बारे में सही तरीके से आपको बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों शुरू शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसको लिखा है दोस्तों, खोखा किन मामलों में अपवाद था। दोस्तों खोखा किन मामलों में अपवाद था। उत्तर लिखा है दोस्तों, सेन साहब का बेटा के लिए घर में बनाए गए नियम कानून के मामलों में अपवाद था, जैसे कि पढ़ाई खेलकूद आदि। ये सभी चीज़ों में दोस्तों खोखा जी तो अपवाद था दोस्तों, क्योंकि दोस्तों घर में जो सेन साहब नियम बनाए थे दोस्तों वो लड़की फॉलो करते थे, लड़का फॉलो नहीं करते थे। ये हर काम को उल्टा करता था नियम के अनुसार दोस्तों। घर के नियम आप लिख सकते हैं कि खोखा जो है सेन साहब का बेटा खोखा जो है घर के नियम और जीवन में के नियम में अपवाद था। उसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, सेन दंपति खोखा में कैसी संभावना देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। दोस्तों इसका आंसर लिखा है दोस्तों, सेन साहब और उसकी पत्नी खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। इसके लिए सेन साहब ने अपने बेटे को स्कूल न भिजवाकर घर पर ही शिक्षा देने के लिए तय किया था। एक बढ़िया मिस्त्री को बुला लिया दोस्तों, क्योंकि ये तोड़ फोड़ ज़्यादा करता था, गाड़ी के पीछे कुछ से कुछ करते रहता था। तो सेन साहब और उनकी पत्नी जो है उनमें इंजीनियर बनने की संभावना नज़र आते थे उनको। तो इसीलिए स्कूल न भिजवाकर एक मिस्त्री, बढ़िया मिस्त्री घर पे बुलाकर जो ठोक पीट का काम सिखाना चालू कर देते हैं दोस्तों सेन साहब, क्योंकि सेन साहब को उनमें इंजीनियर बनने की संभावना नज़र आते थे। और इसीलिए स्कूल न भेजाकर एक बढ़िया मिस्त्री को बुलाकर घर पर उसको जो है औजार तौजार जितना होता है
वो सब चीज़ सिखाया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है दोस्तों, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। उत्तर लिखा है दोस्तों, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहता है कि मदन महल वाले कभी यह नहीं चाहते कि झोपड़ी वाले के बच्चे उनके कीमती सामान के आसपास भी भटके। दोस्तों, सेन साहब जो थे दोस्तों, उनका जो कार था वो कितने का था दोस्तों, आपको हम बता चुके हैं दोस्तों वीडियो में कि 7,500 का कार था और काले रंग की थी दोस्तों। ये जो था मदन और ड्राइवर, ये गाड़ी मदन छूता है जो दोस्तों सेन साहब का, और इन्हीं के मामले के इसी बीच ड्राइवर और मदन के बीच विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। तो कहानीकार इसी बात को बताना चाहते हैं कि महल वाले कभी यह नहीं चाहता कि झोपड़ी वाले के बच्चे उनके कोई कीमती सामान जो 7,500 का था दोस्तों, कीमती सामान के आसपास भटके, इसे ये बताना चाहता है दोस्तों। उसके क्वेश्चन नंबर लिखा है 5 दोस्तों, लिखा है कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। उत्तर लिखा है दोस्तों, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने का खेल था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक यह बताना चाहता है कि झोपड़ी वाले लोग में भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब मदन द्वारा कासू को लट्टू नहीं खेलने देते हैं तो दोनों झगड़ा करने लगते हैं और मदन जो कासू का दो दांत तोड़ देते हैं। तो लेखक बताना चाहता है कि जो कासू है वो अमीर बाप का बेटा है और मदन जो है गरीब का बाप का बेटा है, तो गरीब भी अपना अपमान के बदला ले सकता है, यही लेखक बताना चाहता है दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, आपकी दृष्टि में कहानीकार का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर है दे। दोस्तों, आपको पिछले वीडियो में सेन साहब के परिचय और सारांश की वीडियो में बता चुके हैं कि कहानी के नायक जो है वो है मदन। कहानी का नायक कौन है दोस्तों, मदन है। तो इसका आंसर लिखा है दोस्तों, मेरी दृष्टि में इस कहानी का, आप लिखेंगे दोस्तों कि मेरी दृष्टि में इस कहानी का नायक मदन है, क्योंकि वह महल वाले सेन साहब से बिना डरे उसके ड्राइवर से लड़ जाता है और उसके बेटे के दो दांत भी तोड़ देते हैं दोस्तों। ये बिना डरे, एक झोपड़ी वाले के बेटा बिना डरे जो होता है सेन साहब के ड्राइवर से और जो है दोस्तों उनके बेटे यानी कासू से लड़ जाते हैं और कासू के दो दांत तोड़ डालते हैं। इसीलिए उनको इस कहानी 20 के दांत कहानी का नायक मदन को ही कहा गया है दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, लिखा है कासू का चरित्र चित्रण कीजिए। कासू इस कहानी में कैसा था दोस्तों, उसके बारे में बताइए। तो लिखा है दोस्तों, कासू सेन साहब के बुढ़ापे की आंखों का तारा था। सेन साहब उसे इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। कासू अपने पिता द्वारा बनाए गए सभी मामलों में अपवाद था। घर के लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। वह बिना डरे किसी के ऊपर हाथ चला देता था। दोस्तों, कासू जो था एक बिगड़ा और शैतानी लड़का था। कासू सेन साहब का बुढ़ापा नाउम्मीद का ना होगा बच्चा इस तब हुआ था, जन्म लिया था कासू दोस्तों। ये तो बुढ़ापे का आंखों का तारा था और सेन साहब इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रही दोस्तों, कॉपी पर लिखिएगा दोस्तों। लिखा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, सेन साहब का चरित्र चित्रण कीजिए। सेन साहब इस कहानी में आपको किस तरह नजर आए दोस्तों, उसके बारे में बताइए। सेन साहब 20 दांत का कहानी का प्रमुख पात्र है। इस कहानी के प्रमुख पात्र सेन साहब है दोस्तों। सेन साहब की 5 पुत्रियां और एक पुत्र हैं। 5 पुत्री और एक पुत्र हैं दोस्तों। अपने बच्चों के लिए घर पर अलग अलग नियम बनाए हैं। अपने घर पे दोस्तों हैं सेन साहब अलग अलग नियम बनाए हैं। वह अपने बेटे में बुढ़ापे का सहारा देखते हैं। कासू में दोस्तों जो 5 बेटी के बाद एक बेटा होता है कासू, उसमें जो है अपने बुढ़ापे का सहारा देखता है। कौन, सेन साहब। यही इनका जो चरित्र है दोस्तों। उसके बाद मदन का चरित्र चित्रण कीजिए। इस कहानी का नायक का चरित्र चित्रण कीजिए बता रहा है दोस्तों।
क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उत्तर लिखा है दोस्तों, मदन विष के दांत कहानी का सबसे प्रमुख पात्र है। यह इस कहानी का नायक है। आपको बताइए दोस्तों कि इस कहानी का नायक मदन है। यह बिना डरे सेन साहब के ड्राइवर का विरोध करता है एवं जब कासू उसके साथ गली में खेलने आता है तो मदन उससे लड़ाई कर उसके 2 दांत तोड़ देते हैं। दोस्तों ये जो है मदन था दोस्तों, ये मदन का चरित्र चित्रण है और सेन साहब का और कासू का बता दिए दोस्तों। आप इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे दोस्तों कि मदन ये विष के दांत के नायक है दोस्तों, और जो है दोनों का ड्राइवर का भी विरोध करता है दोस्तों। और कासू जो है वो बहुत ही शैतानी लड़का होता है, जो मदन उसको नहीं खेलने देते हैं और 2 दांत गले में तोड़ देते हैं, और यही दांत दोस्तों विष के समान बन जाते हैं। तो समझ चुके होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है दोस्तों 10, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, गिरधर लाल का चरित्र चित्रण कीजिए। गिरधर लाल यानी मदन के पिता का चरित्र चित्रण कीजिए दोस्तों। लिखा है, गिरधर लाल विष दांत की कहानी का एक प्रमुख पात्र है। यह सेन साहब का किरानी और मदन का पिता है। सेन साहब किरानी और मदन का पिता है दोस्तों। किरानी जो है दोस्तों ये सेन साहब किरानी, जो सेन साहब के यहाँ गिरधर लाल किरानी होता है, और आप जानते हैं कि ये मदन का पिता है। मदन के द्वारा सेन साहब के बेटे से लड़ाई करने पर गिरधर लाल को काम से निकाल दिया जाता है। जब मदन कासू यानी खोखा से लड़ाई करता है और उसको 2 दांत तोड़ डालते हैं, तो इस अपमान के बदला लेने के लिए सेन साहब जो है अपने किरानी जो रखा रहता है दोस्तों, किनको गिरधर लाल को, उनको काम से निकाल देते हैं। तो दोस्तों इसको आप समझ चुके होंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है दोस्तों, नलिन बिलोचन शर्मा के जीवनी को लिखे। इस कहानी के दोस्तों पाठ के जो लेखक हैं दोस्तों, उनके कह रहा आपको कि नलिन बिलोचन शर्मा के जीवनी को लिखे। दोस्तों तो ये जीवनी जानने के लिए आपको सबसे पहले पिछले वीडियो देखना होगा दोस्तों, जो आपको पूरी विस्तार तरीके से बताएं दोस्तों। अगर नहीं देखें तो जाके ज़रूर देखें दोस्तों, तभी ये क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन में है तो बता रहे हैं दोस्तों। तो लिखा है दोस्तों, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 8 फरवरी 1916 में पटना के बदरघाट में हुआ था। वे बुद्धिमान पंडित रमावतार शर्मा के जेठ पुत्र थे, नहीं बड़े पुत्र थे। उनके माता का नाम रत्नावती शर्मा था। उनकी आरंभिक पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से हुई थी, और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किए। वह हर प्रसाद दास जैन कॉलेज एवं आरा राज्य विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य किए। उनकी कार्य कुशलता को देखते हुए उनको अध्यक्ष बना दिया गया दोस्तों। यही है दोस्तों नलिन बिलोचन शर्मा की जीवनी। अगर सही जाना चाहते हैं दोस्तों तो वीडियो जाके ज़रूर देखिए, आपको पूरी विस्तार तरीके से बताया गया है दोस्तों। उसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर 12। लिखा है दोस्तों, कहानी के शीर्षक की सार्थक स्पष्ट कीजिए। दोस्तों इस कहानी का जो नाम है दोस्तों, विष का दांत, ये कहानी सार्थक यानी सही है या गलत दोस्तों, उसको आपको कह रहा है बताने के लिए। चलिए दोस्तों लिखेंगे आप। उत्तर लिखा है दोस्तों, कहानी के शीर्षक की सार्थकता विष के दांत है। यह कहानी का शीर्षक यह बताना चाहते हैं कि अमीरी गरीबी का, लड़का और लड़की के बीच भेदभाव को बताया गया है। साथ ही पुरुष और स्त्री में लाचारी बताया गया है। हम जानते हैं कि लड़कियां समाज के एक प्रमुख अंग है, लेकिन समाज इन परिस्थितियों में उन्हें खोखला बना रही है, तथा दूसरी ओर गरीबी समाज को खाई में गिराकर विष उत्पन्न कर रहा है। इसीलिए दोस्तों ये दोनों जो है बातों से यह लग रहा है कि ये, इसीलिए आप लिखेंगे कि ये कहानी के शीर्षक की सार्थकता बिल्कुल सही है, सार्थक है। क्योंकि दोस्तों गरीब लोग आजकल समाज में दोस्तों, अमीर लोग जो है गरीब लोग को दाबना चाहता है,
वो नहीं चाहता कि वो ऊपर उठे, विष फैला रहा है दोस्तों, कुछ से कुछ करता है, इसीलिए इस कहानी के सार्थक सार्थक है। उसके बाद लिखा है दोस्तों, आपको व्याख्या करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में दोस्तों व्याख्या करने के लिए कह रहा है। क में लिखा है दोस्तों, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां, और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। तो व्याख्या करने के लिए कह रहा है दोस्तों, सबसे पहले जो लिखेंगे आप दोस्तों, जब भी आपको व्याख्या करने के लिए कहेगा तो शुरू में आपको ये पॉइंट लिखना है दोस्तों। क्या लिखना है? प्रस्तुति पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक हिंदी पाठ के विष के दांत शीर्षक से लिया गया है। ये हर चीज़ में लिखना है दोस्तों। उसके बाद आप लिखेंगे, जिसका लेखक ननी बिलोचन शर्मा है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि सेन साहब की 5 लड़कियां हैं। ये सभी लड़कियां कठपुतलियां जैसी है, यानी वे नियम के साथ चलती है। मानो तो सचमुच में यह कठपुतलियां ही है, क्योंकि उनकी शारीरिक एवं मानसिक विकास का अभाव है, जो उनके माता पिता की इस द्वारा ये दिया गया है दोस्तों। तो आपको कहेगा कि व्याख्या करे, कुछ भी आपको व्याख्या करने के लिए कहेगा। मान लो श्रम विभाजन जाति प्रथा व्याख्या करने के लिए कहेगा, उसमें से कोई पाठ उठाकर, कोई शब्द उठा कहेगा व्याख्या कीजिए, तो लिखेंगे दोस्तों, प्रस्तुति पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक पाठ के श्रम विभाजन जाति प्रथा से लिया गया। इसका लेखक ये है, वो है, जो रहेगा वो दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ख है दोस्तों, व्याख्या करने के लिए कह रहा है। फिर खोखा दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने नए सिद्धांत को भी बदल लिया था। उसके बाद जो लिखेंगे दोस्तों वही लिखेंगे। फिर प्रस्तुति पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक हिंदी पाठ के विष के दांत शीर्षक से लिया गया है, जिसका लेखक ननी बिलोचन शर्मा है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि सेन साहब की 5 लड़कियां होने के बाद उनके यहाँ खोखा का जन्म हुआ, यानी वही बेटा जो कासू होता है दोस्तों, उसका जन्म हुआ, जो उनके आँखों का तारा है, जो सेन साहब का इकलौता पुत्र था, जो स्वभाव से अच्छा नहीं था। उनके लिए कोई नियम कानून नहीं था। वह किसी भी चीज़ को ज़्यादा तोड़फोड़ ही करता था, जिससे दीप्ति को लगता था कि खोखा का स्वभाव इंजीनियर बनने का है। वह लाख गलती करता था, फिर भी उन लोगों नए खोखे के स्वभाव के अनुसार अपना सिद्धांत को ही बदल लिया था दोस्तों। ये लिखेंगे दोस्तों व्याख्या करने के लिए। जब भी कहेगा शुरू में तो आपको यही लिखना है, प्रस्तुति पंक्ति हमारे पाठ हिंदी से, ये जिस कहानी का नाम रहेगा वो कहानी को आप लिखिएगा। उसके बाद लिखा है दोस्तों ख, फिर व्याख्या करने के लिए कह रहा है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे और चोर और डाकू बनते हैं। फिर इसको व्याख्या कीजिएगा, फिर वही लिखिएगा दोस्तों। शुरू में दोस्तों ये लिखना है, व्याख्या जब भी कहेगा करने के लिए आपको याद रखिए। प्रस्तुति पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक हिंदी पाठ के विष के दांत का शीर्षक से लिया गया, जिसका लेखक ननी बिलोचन शर्मा है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि, तब ये लिखेंगे, बताना चाहते हैं कि सेन साहब के एक नई गाड़ी होती है, जो नया मॉडल का 7,500 में आई है। उसको मदन छूने का प्रयास करता है, जिसको देखकर ड्राइवर उससे झगड़ने लगता है तथा ड्राइवर मदन को धक्का दे देता है और रोवेदार के साथ कहता है कि देखो मदन की माँ, फिर ऐसी हरकत ना करने देना। उसी समय सेन साहब के मुंह से निकलता है कि ऐसे ही लड़के चोर डाकू और बदमाश बनते हैं। दोस्तों यही लिखेंगे। बार बार कह रहे हैं कि दोस्तों जब भी आपको व्याख्या करने के लिए कहेगा, प्रस्तुति पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक हिंदी विष के दांत, जो भी पाठ से आपको व्याख्या करने के लिए कहेगा, मान लो श्रम विभाजन से कहेगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, भारत से हम क्या सीखे, ये जिस चीज़ से आपको व्याख्या करने के लिए कहेगा उस पाठ के नाम लिखिएगा, उस पाठ के लेखक का नाम लिखिए, तब उसके बारे में लिखिए दोस्तों, जिस चीज़ का व्याख्या करने के लिए कह रहा है। उसके बाद लिखा है दोस्तों घ, हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। फिर आपको व्याख्या करने के लिए कह रहा है, तो आप लिखेंगे दोस्तों,
उत्तर लिखेंगे। वही जो आपको कितना बार बताए दोस्तों, प्रस्तुति पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक हिंदी पाठ की विश्व के दांत शीर्षक से लिया गया है, जिसका लेखक अनिल विरोचन शर्मा है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि समाज में अमीरी और गरीबी के बीच एक बहुत ही बड़ी खाई है, जहां खोखा एक अमीर बाप का लड़का रहता है, जबकि दोस्तों मदन एक अमीर परिवार का जबकि मदन एक गरीब परिवार का था। खोखा गरीब बच्चे के साथ लट्टू खेलना चाहता था, लेकिन मदन उसको विरुद्ध करता था। वह अपने टीम में खोखा को सम्मिलित नहीं होने देता चाहता था। इसीलिए इस पंक्ति के माध्यम से बताया गया है कि खोखा हंस है, जबकि मदन कौवा का रूप माना गया है तथा यह दोनों मिलने को दूर है। दोस्तों आप इसको समझ चुके होंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो लिखा है वो लिखा है दोस्तों 14। सेन साहब के और उनके मित्र के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने किस तरह का उत्तर दिया। उत्तर लिखा है दोस्तों, सेन साहब और उनके मित्र के बीच अपने अपने बच्चों के भविष्य के बारे में बातचीत हो रही थी। सेन साहब अपने मित्रों से बार बार कहते थे कि मेरा बेटा एक इंजीनियर बनेगा। वह इस बात को हमेशा बोलते रहते थे। यहाँ तक उनके परिवार वाले भी उन्हीं के पक्ष में उसी बीच पत्रकार मित्र महोदय कह दिए कि मैं अपने बेटे को तो सबसे पहले नेक सब इंसान बनाना चाहता हूँ, उसके बाद वह चाहे जो बने। क्योंकि दोस्तों खोखा उसके सामने जो करता था दोस्तों, तोड़ फोड़ इधर उधर करता था, वो पत्रकार महोदय उनको देख लिए, इसीलिए बोल दिए कि पहले अपने बेटे को एक नेक इंसान बनाना चाहता हूँ, उसके बाद वह उसका मन जो चाहे वो बने। मगर ये जो सेन साहब थे दोस्तों, एक ही बात पर अड़े रह गए कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा तो इंजीनियर बनेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको आप समझ चुके होंगे दोस्तों। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। जो लिखा है दोस्तों लिखा है क्वेश्चन नंबर दोस्तों लिखा है कि 15 दोस्तों, उसके बारे में आज समझेंगे दोस्तों। सही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक वीडियो को ज़रूर कर दे दोस्तों। लिखा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों लिखा है, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं और उसी हालत में दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी के एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करें। लिखा है दोस्तों, लेखक ने इन पंक्तियों में समाज के बीच उत्पन्न हो रहे बाधाओं के बारे में बता रहे हैं। उनका कहना सत्य है कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, क्योंकि झोपड़ी वाले अपनी दरिद्रता के कारण महल वाले की ही मदद करते हैं। महल वाले झोपड़ी वाले में फूट डालते हैं और अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों आज गरीब के कारण, असहाय कारण उससे मदद मांगते हैं और वो अपना काम निकालते हैं महल वाले, इसीलिए गरीब उनका मदद करते हैं, उनका साथ देते हैं दोस्तों, एक कमाई के कारण, एक रोटी के कारण दोस्तों इसको भी समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 16 जो लिखा है दोस्तों, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर लाल मदन द्वारा खोखा की पिटाई करने पर उसे पीटने की वजह अपनी छाती से क्यों लगा लेता है। उत्तर लिखा है दोस्तों, गिरधर जो बार बार मदन की पिटाई करते दोस्तों, आपको पिछले वीडियो में दोस्तों बता चुके हैं, पूरी सारांश बताएं दोस्तों, पूरी गहराई के साथ समझाएं दोस्तों, जाके आप देख ले वीडियो। लिखा है दोस्तों, मारने वाला गिरधर लाल उसे मारने के वजह सीने से इसलिए लगा लेते हैं, उसे पहली बार झोपड़ी वाले की जीत की महक मिली थी। वह पुराने समय से चलती आ रही परंपरा के घेरे से बाहर आए हैं, उन्हें आज़ादी का स्वाद महसूस हुआ दोस्तों। क्योंकि अक्सर जो होता है दोस्तों, महल वाले और झोपड़ी वाले की लड़ाई में दोस्तों अक्सर महल वाले की जीत होती है। मगर इस बार जो दोस्तों जो मदन कासू के साथ करके आया दोस्तों, दो दांत तोड़ का अपमान का बदला लेकर आया दोस्तों, गिरधर लाल को एक सम्मान का महक आ रहा था, एक जीत का महक आ रहा था। जो सदियों से चला आ रहा परंपरा कि महल के नीचे
झोपड़ी के दबती है दोस्तों, वह एक ऊंचा होने का महक आ रहा था दोस्तों। जीत की जश्न मना रहा था गिरधर लाल, जो उनके बेटा मदन किए थे दोस्तों। इसीलिए मदन को ना मार कर दोस्तों सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं, बेटा वाह, तुमने आज कमाल कर दिया। और दोस्तों कहते हैं कि अपना अपना अपमान का बदला ले लिया, वाह बेटा वाह। तो दोस्तों क्वेश्चन में आप यही लिखेंगे दोस्तों। और दोस्तों बार बार कहें दोस्तों कि जाके वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों, पिछले वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों जानते क्वेश्चन नंबर 17 जो लिखा है दोस्तों, लिखा, प्रारंभ से ही कहानीकार का स्वर वैज्ञपूर्ण है। दोस्तों इसमें बताया गया है कि प्रारंभ यानी शुरू से ही दोस्तों इस कहानी में दोस्तों जो बताया गया है वो व्यंग्य मतलब विरोध की बात, और इस समाज में जो चल रहा है दोस्तों उसका विरोध करते हुए कहानीकार इस कहानी को लिखे हैं दोस्तों। ऐसे कुछ परिणाम उपस्थित करें, इस कहने दोस्तों कुछ एक बात को लिखे जो कहानीकार बताना चाहते हैं व्यंग्य के द्वारा। कहानी प्रारंभ से लेकर अंत तक व्यंग्य पर आधारित है ना। यह समाज के आदर्शों की सच्चाई को समाज के समूह रखना चाहते हैं। कहानीकार के प्रयास सभी पंक्ति व्यंग्यात्मक है। बोला है दोस्तों, कुछ भी कर रहा है कि समाज के एक उपदेश देने के लिए दोस्तों बता रहा है कि ये कहानी कि उजागर करती है मध्य वर्ग को। ये कहानी मध्य वर्ग को ये कहानी उजागर करती है कि ये कहानी क्या चीज़ है, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है कहानी दोस्तों। लिखा है दोस्तों, वो लिखा है, आलोचना के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ? ऑप्शन नंबर ए समित्रानंद पंत के कविताओं से। ऑप्शन नंबर ख है दोस्तों नारायण की कविता से। ऑप्शन नंबर ग ननी बिलोचन शर्मा के कविता से। ऑप्शन नंबर घ रामधारी सिंह के कविता से। दोस्तों इसका अगर आप उत्तर मालूम है आपको दोस्तों तो कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों कमेंट में बता के ये भी बताएं दोस्तों कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और ये बताएं दोस्तों कि आपके लिए ऑब्जेक्टिव इस पार्ट के कब लाना है दोस्तों। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, और इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दे, उत्तर ज़रूर दे दोस्तों। और कमेंट करके बताएं कि ऑब्जेक्टिव लाऊं या ना लाऊं दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।